Students, सुप्रभात सभी को. Today we have reached the second part of our chapter, that is electoral politics. जो electoral politics chapter है उसके दूसरे हिस्से पे हम पहुंच गए हैं. आइए आज हम पढ़ेंगे जो भारतीय सिस्टम है इलेक्शन का वो क्या है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं और कैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन को स्टार्ट और फिनिश कंप्लीट कराया जाता है. सो in India, the Lok Sabha and the Vidhan Sabha elections are regularly held after every 5 years. We all know this fact. When elections are held for all constituencies at the same time or within a few days, these are called general election. जो हमारे देश में सभी जो निर्वाचन क्षेत्र हैं किसी एक चुनाव के, उन पे एक साथ जब चुनाव कराया जाता है या कुछ दिनों के गैप पर कराया जाता है और एक साथ उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, उस प्रकार के चुनाव को या उस चुनाव को हम जनरल इलेक्शन या आम चुनाव कहते हैं. एंड व्हेन समटाइम्स इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, इट इज़ नोन एज अ बाय इलेक्शन. और जब कभी किसी एक सीट पर चुनाव होता है, किसी मेंबर की डेथ की वजह से वो सीट खाली हो गई या किसी ने रिज़ाइन कर दिया हो, तब जो इलेक्शन होता है उसको हम बाय इलेक्शन कहते हैं. अभी अभी हमने हरियाणा में इसी महीने में देखा एक बाय इलेक्शन हुआ है. सो दिस वाज ऑल अबाउट जनरल इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस. जो चुनाव एक साथ होते हैं सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए उसको आम चुनाव कहते हैं, और जो किसी एक सीट के खाली होने की वजह से चुनाव होते हैं उसको हम बाय इलेक्शंस कहते हैं. सो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे पहले हम जान लेते हैं. यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा होगा जिसमें उत्तराखंड को डिवाइड किया गया है लगभग 70 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. इसी तरीके से अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश को डिवाइड किया गया है लगभग 543 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. एन एरिया फ्रॉम वेयर एन एमपी और एन एमएलए इज इलेक्टेड इज नोन एज एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी. एक एरिया जहां से कोई एमपी या एमएलए चुना जाता है उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव निर्वाचन क्षेत्र. द स्टेट्स लाइक उत्तराखंड एंड हरियाणा आर डिवाइडेड इनटू 70 एंड 90 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिस्पेक्टिवली. तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन किसी स्टेट की होती है उतनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज उस स्टेट में मिलती हैं. द वोटर्स हु लिव in the area of an electoral constituency vote to choose their representatives. तो वोटर्स जितने भी वोटर्स किसी एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया में रहते हैं उन सभी को ये अधिकार होता है कि वो अपने लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने. अब बात करेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की. ये तो बात हुई नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म या जेंडर का वो खड़ा हो सकता है. पर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं. तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है जहाँ पे जिस कैटेगरी के लिए वो सीट रिजर्व्ड है, जिस कैटेगरी के व्यक्ति के लिए वो सीट रिजर्व है, सिर्फ वही व्यक्ति, उसी कैटेगरी, उसी समुदाय का व्यक्ति वहाँ पे चुनाव में खड़ा हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, आपको एक मैप दिख रहा होगा इंडिया का जिसमें एससीज और एसटीज के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड है. इट इज़ एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. सर्टेन वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मे नॉट स्टैंड अ चांस टू गेट इलेक्टेड एज एन एमपी. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये सोचा कि एक ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन में जिसमें सबको समान अवसर है, वहाँ पे कुछ जो वीकर सेक्शंस हैं जिनको पिछले कई सौ सालों से दबाया गया है वो आगे नहीं आ पाएंगे. उसके लिए उनको बहुत मुश्किल होगी क्योंकि दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशन और कॉन्टैक्ट टू कंटेस्ट इलेक्शन. क्योंकि उनके पास ज़रूरी नहीं है कि संसाधन हो, शिक्षा उनको प्राप्त हो ऐसी, वो अवेयर हों और इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास फंडिंग या कॉन्टैक्ट्स हो. तो इसीलिए कुछ सीटों को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया. Therefore, some seats are reserved for scheduled castes. 84 seats at present are reserved for the SCs in the Lok Sabha elections, and the scheduled tribes
47 सीट्स आर रिजर्व्ड एट प्रेजेंट इन लोकसभा इलेक्शंस इन इंडिया। तो ये तो बात हुई आरक्षित सीटों की, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे जिस कैटेगरी के लिए वो सीट रिजर्व है वही व्यक्ति, उसी समुदाय का व्यक्ति वहाँ पे चुनाव में खड़ा हो सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर सम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। आप एक लिस्ट देख रहे हैं जिसमें लोकसभा में किस स्टेट की कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी आपको नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश की 80 हैं, और इसके अलावा और जो बड़े स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र है वहाँ पे 48 है, इसी के साथ साथ बिहार जहाँ पे 40 हैं। तो ऐसे स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी अधिक होती है वहाँ पे जो लोकसभा की सीटें हैं वो ज़्यादा होती हैं, और जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन कम होती है, जो छोटे राज्य हैं, वहाँ पे सीटें जो हैं लोकसभा की वो कम रहती हैं। अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? देयर आर 5 सीट्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन योर स्टेट एंड द नेबरिंग 2 स्टेट्स? देखिए आपके स्टेट में लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 5, नेबरिंग स्टेट एक तो हिमाचल है जहाँ पे हैं 4, दूसरा उत्तर प्रदेश है जहाँ पे हैं 80। Which states have more than 30 Lok Sabha constituencies? There are many states like बिहार, महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो these are the states which are having more than 30 Lok Sabha constituencies. Why do some states have such a large number of constituencies? कुछ स्टेट्स की लोकसभा की जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि उन स्टेट्स की पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। Why are some constituencies small in area while others are very big in area? तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में काफ़ी स्मॉल हैं और कुछ काफ़ी बड़ी हैं। तो ये फ़र्क जो होता है कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया का, वो हम एरिया से कंसिडर नहीं करते हैं, वो हम पॉपुलेशन से कंसिडर करते हैं कि कितनी जनसंख्या वहाँ पे है, जनसंख्या की डेंसिटी कितनी है। अगर जनसंख्या की डेंसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली एरिया जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का वो बढ़ जाएगा, और अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो एरिया जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का वो कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू हाई डेंसिटी कॉन्स्टिट्यूंसी। आर द कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व्ड फॉर द SCs एंड STs इवनली स्प्रेड? नो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह देश के हर हिस्से में SCs और STs की पॉपुलेशन उतनी ही ज़्यादा प्रोपोर्शन में पाई जाए। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रोपोर्शन में SCs और STs की पॉपुलेशन होगी वहाँ पे ज़्यादा सीटें आरक्षित होंगी, और जहाँ पे कम पॉपुलेशन होगी वहाँ पे कम सीटें आरक्षित होंगी। द वोटर्स लिस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जान लिया कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। एक ऐसा एरिया जहाँ से व्यक्ति अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं चुनाव में। अब बात करेंगे वोटर्स लिस्ट की। तो वोटर्स लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जो इलेक्शन कमीशन पब्लिश करता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोगों की या एक स्टेट में रहने वाले लोगों की जो वोटर्स लिस्ट होती है, ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि कौन कौन एलिजिबल वोटर है। अ लिस्ट ऑफ दोज पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शंस। इट इज पब्लिश्ड बाय इलेक्शन कमीशन एंड इज ऑफिशियली नोन एज इलेक्टोरल रोल। इसको ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल कहते हैं, वैसे वोटर्स लिस्ट भी कहा जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एज इट गिव्स एवरीवन लिविंग इन एन एरिया द इक्वल राइट टू वोट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक एरिया में रहने वाले लोगों के लिए ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है वोट करने की। इन आवर कंट्री ऑल पीपल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ द राइट टू वोट। हमारे देश में 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को वोट करने का अधिकार प्राप्त है। वोटर्स लिस्ट की अगर आगे बात करें, द वोटर्स लिस्ट गेट्स अपडेटेड टाइम टू टाइम एंड नेम्स ऑफ न्यू एलिजिबल वोटर्स एडेड ईच ईयर। द नेम्स ऑफ डेड और हु हैव मूव टू अदर प्लेसेस गेट्स डिलीटेड। तो ये जो वोटर्स लिस्ट है अपडेट होती है समय समय पे, और जो नए वोटर्स हैं उनका नाम इसमें ऐड होता है। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है या जो कहीं और चले गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से परमानेंटली, उनके नाम उसमें से हटा दिए जाते हैं।
A new system of EPIC election photo identity card has also been introduced. So election commission also prepares and gives the voter ID card which you might have seen with your parents. It is also known as voters card and help in the identification of voters. एपिक को या इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड को वोटर्स आईडी कार्ड भी कहते हैं. इससे वोटर को पहचानने में मदद मिलती है. Many other proofs such as ration card, Aadhaar card, etc. can also be used for voting while proving their identity. अब बात करेंगे वोटर्स लिस्ट के बाद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, जो कि हमारा अगला स्टेप इलेक्शंस का. नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स की अगर बात करें, सो इन इंडिया एनीवन हु इज अबाउट 25 years of age कैन स्टैंड इन एन इलेक्शन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. देयर इज नो बैरियर ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस. ऐसा कोई बैरियर नहीं है पढ़ाई का या किसी भी और फील्ड का. ऑल criminals who got convicted by a court and got a jail term of more than 2 years are disqualified from contesting elections. ऐसे सभी व्यक्ति जिनको 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई है किसी कोर्ट से, वो सब लोग भी अब इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाएंगे अकॉर्डिंग टू अ न्यू रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नॉमिनेशंस की अगर आगे बात करें, here you can see pictures of people filling up and depositing their nomination forms. Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. हर व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा होना चाहता है वो नॉमिनेशन फॉर्म भरता है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कराता है, कुछ पैसे डिपॉजिट कराता है. और अगर इस व्यक्ति को कम से कम 10% वोट उस एरिया में नहीं मिलती हैं तो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपने पास फोरफिट कर लिया जाता है, रख लिया जाता है, वो उसको वापस नहीं मिलता है. रिसेंटली आफ्टर डायरेक्शंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ईच कैंडिडेट हैज़ टू डिपॉजिट एन एफिडेविट. और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद हर एक कैंडिडेट को अपने नॉमिनेशन के साथ अपना शपथ पत्र या एफिडेविट भी सबमिट करना होता है, which includes detail of the educational qualifications, serious criminal cases pending, family members, assets, etc. So ये जो एफिडेविट है इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कोई सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है कैंडिडेट के खिलाफ, उसकी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, कितने पढ़े हुए हैं, उनके पास क्या क्या एसेट्स हैं, एसेट्रा. ये सारी जानकारी दी जाती है और ये सार्वजनिक की जाती है ताकि जो एरिया के लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो इस चीज़ों को देख सकें कि उनको किस कैंडिडेट को वोट करना है. उसके बाद बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है इलेक्शन का. देखिए कहाँ से शुरू हुए थे. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिसाइड करना कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहाँ कहाँ किस किस एरिया तक लोग जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करेंगे. उसके बाद वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर होगी जिसमें ये पता लगेगा कि कौन कौन एलिजिबल वोटर्स हैं. उसके बाद नॉमिनेशंस, देन कम्स द फेज ऑफ इलेक्शन कैंपेन. सो द कैंडिडेट्स ट्राई टू कन्विंस पीपल अबाउट देयर पार्टीज पॉलिसीज एंड मेक अ सेट ऑफ प्रोमिसेस टू अट्रैक्ट वोटर्स. तो लोग जो है, जो विभिन्न कैंडिडेट्स हैं और पार्टीज हैं, वो जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं कि उनकी पार्टी और उनका जो नेता है वो सबसे अच्छी नीतियां बना सकता है और विकास करा सकता है. द कैंडिडेट यूजेस डिफरेंट मीन्स लाइक रोड शोज, रैलीज, डोर टू डोर कैंपेन एसेट्रा. तो आप सभी लोगों ने देखा होगा अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से कैंपेन का तरीका अपनाते हैं कैंडिडेट्स. कुछ कैंडिडेट बहुत बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करते हैं, कुछ रोड शोज़ करते हैं, कुछ डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं और भी बहुत सारे तरीके अपनाते हैं अपने लिए कैंपेन करने के. दे ऑल्सो गिव एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो एसेट्रा. और आजकल बहुत बड़े बड़े एड्स भी आपको देखने को मिलेंगे न्यूज़पेपर्स में और टेलीविज़न पर. लीडर्स गिव मैनी न्यू स्लोगन्स ऑल्सो लाइक गरीबी हटाओ, अच्छे दिन एसेट्रा.
तो इलेक्शन कैंपेन में आपको नए नए नारे भी सुनने को मिलते हैं। अब क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं इलेक्शन कैंपेन पे, यानी कि क्या कार्य नहीं कर सकते हैं कैंपेन के दौरान? यस, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। सो अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ, नोबडी कैन ब्राइब और थ्रेटन द वोटर्स। वोटर्स को रिश्वत देकर और डराकर वोट नहीं मांगे जा सकते। उसके अलावा अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, जाति या धर्म के नाम पे वोट की अपील नहीं की जा सकती है। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, सरकारी जो संसाधन हैं, व्हीकल्स हैं, उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने पर्सनल इलेक्शन कैंपेन के लिए। और 25 लाख से ज़्यादा रुपए लोकसभा इलेक्शन में एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और 10 लाख से ज़्यादा रुपए एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए स्टेट असेंबली में नहीं खर्च किए जा सकते। तो इसके अलावा एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या समान आचार संहिता भी है, जिसको सभी पार्टीज और सभी कैंडिडेट्स फॉलो करने के लिए अग्री करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज रेस्ट्रिक्शंस, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हैव एग्रीड टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन कैंपेन। किसी भी धार्मिक स्थल को अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज नहीं कर सकते। यूज गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, सरकारी व्हीकल या एयरक्राफ्ट या फिर अधिकारियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। और क्या नहीं कर सकते हैं? वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, नो न्यू प्रोजेक्ट्स विल बी लेड डाउन बाय द मिनिस्टर्स। जो भी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री है, वो नई परियोजनाओं का शिलान्यास उनको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान। यानी कि एक बार चुनाव की घोषणा हो गई तो उसके बाद कोई भी नया प्रोजेक्ट किसी भी एरिया में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, पार्टी के लिए। अब चेक योर प्रोग्रेस में कुछ सवाल हैं। आइडेंटिफाई द फेयर एंड अनफेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिस में फेयर और अनफेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल, अ मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ अ न्यू ट्रेन इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी अ वीक बिफोर पोलिंग डे। पोलिंग डे से एक हफ्ते पहले एक मंत्री एक नई ट्रेन अपने एरिया में शुरू करवा देते हैं। ये कौन सी प्रैक्टिस है? अनफेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिस। A candidate promises that she will get a new train for her constituency if she is elected. तो वादा कर रही है कि अगर वो इलेक्ट हो गई तो वो एक नई ट्रेन चलवा देगी। दिस इज अ फेयर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इन फ्रंट ऑफ अस इज, सपोर्टर्स ऑफ अ कैंडिडेट टेक द वोटर टू अ टेम्पल एंड मेक देम टेक ओथ दैट दे विल वोट फॉर हिम। सपोर्टर्स किसी एक कैंडिडेट के वोटर्स को मंदिर में ले जाते हैं और वहाँ शपथ दिलवाते हैं कि इसी को हम वोट करेंगे। दिस इज एन अनफेयर प्रैक्टिस। द सपोर्टर्स ऑफ कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट इन स्लम्स इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस फॉर वोट। और एक कैंडिडेट के सपोर्टर्स कंबल बंटवाते हैं एक गरीब इलाके में ताकि उनको वोट मिल सके। दिस इज ऑल्सो एन अनफेयर practice. So I hope you understood today's topics well. Let us move on to the assignment part. Here we have question number first. What is a constituency? Why are some constituencies reserved for SCs and STs? Question number 2. What is electoral roll and why is it important? Question number 3. What are nominations? Who cannot take part in an election for an MP in India? Nominations क्या होते हैं और कौन व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस में एज अ कैंडिडेट पार्ट नहीं ले सकता? एक्सप्लेन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वेज एंड मीन्स कैन नॉट बी यूज बाय अ कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन इन इंडिया? किन चीज़ों का यूज़ वो नहीं कर सकता, किन तरीकों का? और क्वेश्चन नंबर 6. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ वेज ऑफ कैंपेन यूज इन इंडिया। भारत में कैंपेन के कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं उनका उल्लेख करें। एंड लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन. So I hope you understood today's topics well. If they were informative, please like the video, share it with your friends.
Give your valuable suggestions through your comments so that I can make further improvement in the coming videos, and do not forget to subscribe my channel for latest educational videos. Thank you and have a nice day.